तो बेटा मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटीज़। अब बेसिक नेसेसिटीज़ में हम पहले तो लेते थे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब ये कहा जाता है कि जो एजुकेशन, हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सब भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को हम पुअर पर्सन कहते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन पॉपुलेशन का ऐसा है जिनको मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं मिल पाता, and they are not able to get their basic necessities, they are not able to fulfill their basic necessities for their survival। तो बेसिक नेसेसिटीज़ में मैंने आपको बताया कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये भी अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता, और इसके साथ ही अब जो पॉवर्टी है उसमें इंक्लूड किया गया है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उसके पास उसको मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको, मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको मिलनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, देन सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अगर वह उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वह व्यक्ति पुअर माना जाएगा। इसे हम पॉवर्टी कहते हैं। जो हमारा भारत देश है वो पिछले 70 साल से भी ज़्यादा हमें इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, तो तब से भारत जो है एक गरीब देशों में गिना जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम अपने रूरल सेक्टर को देखें तो वहाँ की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स है। दोनों तरफ से ही आप देख लीजिए, रूरल सेक्टर में भी पावर्टी पाई जाती है और अर्बन सेक्टर में भी पावर्टी पाई जाती है। लेकिन अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें तो रूरल सेक्टर में गरीबी की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स है। प्लानिंग के इतने सारे टाइम हो चुका है हमें 5 ईयर प्लान्स को लिए हुए। 5 ईयर प्लान was started from 1 अप्रैल 1951। तो 1 अप्रैल 1951 का पीरियड है वो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का है, और तब से ही हमने गरीबी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और हम फूड सिक्योरिटी जो है वो देश में प्रोवाइड कर सकें, फूड सिक्योरिटी दे सकें। लेकिन 5 ईयर प्लानिंग होने के बावजूद भी हमारे देश में स्थिति जो है वो पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हो रही है। नो डाउट कि पावर्टी कम हुई है, लेकिन अभी भी आज भी लगभग 25% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। और अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो रूरल एरियाज़ में बेसिकली कौन से लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, इसमें वो लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बेसिकली पुअर पर्सनस की गिनती में आते हैं। लैंडलेस लेबरर्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिन भूमिहीन लोग जिन्हें कहते हैं, इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर, दूसरों की लैंड पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग रूरल एरियाज़ में बेसिकली गरीब माने जा रहे हैं। दूसरी तरह के अगर हम देखें कि अर्बन एरियाज़ में कौन से लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कैजुअल वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली हम देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे पाए जा रहे हैं। या इसके अलावा आप दोनों ही रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में देखोगे आपको बेगर्स मिल जाएंगे, भिखारी मिल जाएंगे जो कि भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन माने जाते हैं। लेकिन बेसिकली कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज़ एंड दिस लैंडलेस वर्कर्स इन रूरल एरियाज़ आर फाउंड बिलो द पावर्टी लाइन। यही बेसिकली बिलो पावर्टी लाइन माने जा रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि 25% के लगभग पॉपुलेशन आज भी हमारी बिलो पावर्टी लाइन रह रही है। तो नेचुरली हमें यहाँ पर ये बात डिस्कस करनी ज़रूरी है कि क्या कारण क्या है, इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, फिर भी हम जो पावर्टी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बेसिक कारण है।
अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए, जिन्हें हम पावर्टी एलिविएशन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। सरकार की तरफ से एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं पावर्टी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पावर्टी रिमूव नहीं हुई है, रिड्यूस ज़रूर हुई है। नो डाउट द पावर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द इकोनॉमी बट इट हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी। तो आज हम बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पावर्टी लाइन को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहा है, उसे अपने भोजन में 2400 कैलोरीज़ नहीं मिल पाती हैं, कैलोरीज़ कंजम्पशन नहीं मिल पाती है, तो वो बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा। और अर्बन एरियाज़ में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसे अपने भोजन में 2100 कैलोरीज़ पर डे कंजम्पशन नहीं मिल पाती है, तो वो बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया है। 2400 कैलोरीज़ पर डे in rural areas, per day per person in rural areas, and 2100 calories per day per person in urban areas। तो रूरल एरियाज़ में ये जो कैलोरीज कंजम्पशन है वो ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन लिविंग इन द अर्बन एरियाज़। तो इस तरीके से पावर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह से ही इनकम लेवल को भी लेकर पावर्टी को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन ये इनकम लेवल चेंज होता रहता है। उसमें पहले तो ये कहा गया था 2011-12 में कि अगर किसी व्यक्ति को 1000 रुपया, अगर वो अर्बन एरियाज़ में रह रहा है, उसे 1000 रुपया पर पर्सन पर मंथ नहीं मिलता है, तो वो बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा। और रूरल एरियाज़ में कम लिया गया था कि रूरल एरियाज़ में 837 था शायद ये अमाउंट। अगर 837 रुपये भी पर मंथ पर पर्सन नहीं मिल पाते हैं, तो वह व्यक्ति जो है वो बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा। तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ के लिए इनकम लेवल कम लिया गया, लेकिन अर्बन एरियाज़ के लिए इनकम लेवल ज़्यादा लिया गया। उसका कारण ये था कि माना जाता है कि रूरल एरियाज़ में महंगाई कम होती है और अर्बन एरियाज़ में महंगाई जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए रूरल एरियाज़ में इनकम लेवल कम रखा गया और अर्बन एरियाज़ के लिए ये ज़्यादा रखा गया। नाउ वी विल टेक अप द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में निर्धनता के क्या कारण है? सबसे पहला रीज़न है लोअर ग्रोथ रेट। लोअर ग्रोथ रेट जो है हमारा, अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें अपनी इकोनॉमी का, दैट इज़ 3.5% पर एनम। और यही मेन रूट कोज है हमारे देश में पॉवर्टी का। यानी अगर हम लोअर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो लोअर ग्रोथ रेट का मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ रेट। और जीडीपी ग्रोथ रेट में हम कैसे, जीडीपी ग्रोथ रेट में क्या लेते हैं? इट इज़ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो टोटल प्रोडक्शन में 3 सेक्टर्स हमारे देश में बेसिकली प्रोडक्शन कर रहे हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर is engaged in the production of goods, primary goods like food grains, and secondary sector is engaged in the production of secondary goods like clothes, shoes, etc. and tertiary sector is engaged in the production of services। तो इन तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तभी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अगर तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ नहीं सकता है। हमारे देश में प्रोडक्शन, अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस का टाइम देखें और आज के समय को कंपेयर करें, तो हमारे देश में प्रोडक्शन कई गुना बढ़ी है। लेकिन जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ी है, पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा रेट से बढ़ी है, जिसके कारण हमारे देश की पर कैपिटा इनकम तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो पर कैपिटा इनकम हमारे देश की बहुत कम है। और अब ये ज़रूरी है कि देखो, पॉपुलेशन
को कंट्रोल करना एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। हम रातों रात पॉपुलेशन को कम नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। जो लोग पैदा हो चुके हैं उनको मारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का आउटलुक चेंज करना है। कन्वेंशनल आउटलुक से हमें मॉडर्न आउटलुक की तरफ आना है और लोगों को ये बताना है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है या उनके परिवार का, फैमिली का साइज़ बढ़ रहा है, उससे उनको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली। तो इस चीज़ को हम लिटरेसी लेवल को या कह सको या लोगों के एटीट्यूड को, उनकी आउटलुक को चेंज करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए लंबा समय चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या बढ़ाना है फिर? पॉपुलेशन को तो कम करने के लिए हमें लॉन्ग पीरियड चाहिए, लेकिन हम अगर अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाएं। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी धीरे धीरे इकोनॉमी में से कम होनी शुरू हो जाएंगी। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इनकरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहेंगे तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विल इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाएगा। अगर इनकम लेवल बढ़ता है तो अपने आप ही पॉवर्टी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इसी तरह से ही अगर सेकेंडरी सेक्टर की हम डेवलपमेंट करते हैं तो भी एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनका इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा और इस तरह से पॉवर्टी इकोनॉमी में से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना, अब इसी तरह से आप टर्शरी सेक्टर को भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, बैंक खोले जाएं, कम्युनिकेशन सेक्टर हमारा डेवलप हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप हो, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से नेचुरली पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, यानी हमें प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये सबसे पहला कॉज है हमारा कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, लोअर जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिसको बढ़ाया जाना ज़रूरी है। ओके, सेकेंड कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिलेट करती हैं। अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेचुरली उस इकोनॉमी में पॉवर्टी भी बढ़ेगी। तो पॉवर्टी का बेसिक कॉज तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अगर देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी जाए तो उससे नेचुरली पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। तो पॉवर्टी हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसका कारण बेसिकली क्या है कि हमारी पॉपुलेशन का रेट जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। आज हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है और वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन में गिने जाते हैं। और पॉपुलेशन का बढ़ने का जो रीज़न है, अगर हम रीज़न की बात करें तो पॉपुलेशन के बढ़ने का रीज़न जो है वो इलिटरेसी, कि हमारे देश में जो 1/3 पॉपुलेशन है वो आज भी इलिटरेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर लोगों में लिटरेसी लेवल बढ़ाना है तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना बन जाता है। लिटरेसी को डेवलप करना, लिटरेसी लेवल को बढ़ाना, 100% लिटरेसी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना, तो नेचुरली अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है तो लिटरेसी लेवल को बढ़ाना होगा। और अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल होता है तो उससे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट से हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा रेट से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी जो है सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में समर्थ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे देश में पॉवर्टी का बन जाता है। नेक्स्ट रीज़न फॉर पॉवर्टी इज़
ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स, अगर हम एग्रीकल्चर को सेक्टर को ही ले लें तो आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो लोअर हो जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हर किसान के लिए संभव नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण भी पॉवर्टी है। जो बड़े किसान हैं वो आप देखिए, जब 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसमें कहा गया था कि किसानों से कहा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करें। HYV सीड्स हम लाए थे। तो HYV सीड्स जो थे, पहली बात तो महंगे थे, दूसरा उनको केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए थे, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत थी, मोर इरिगेशन, डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनके साथ चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो कि महंगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स कॉस्टली होते हैं, HYV सीड्स भी कॉस्टली थे। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक ही पहुंच पाए जो कि बड़े किसान थे, जिनका पहले से ही इनकम लेवल ज़्यादा था। तो छोटा किसान तो HYV सीड्स या ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स ले ही नहीं पाए, और वो पुरानी टेक्नोलॉजी को ही, पुराने सीड्स को ही यूज़ करते रहे, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम रही। बहुत कम प्रपोर्शन हमारे देश में ऐसे किसानों का है जो कि बिग लैंड लोड्स में गिने जाते हैं। बाकी ज़्यादातर तो हमारे 80% किसान तो 80% से भी ज़्यादा किसान तो ऐसे हैं जो कि मीडियम या स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि इन चीज़ों को, महंगे इनपुट्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, महंगी टेक्नोलॉजी को, हार्वेस्टर्स को, ट्रैक्टर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके लिए इनको नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बड़ा मुश्किल है। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है, और कम प्रोडक्टिविटी होने के कारण उनका लेवल ऑफ इनकम भी कम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉवर्टी के को एग्जिस्ट करने का, या पॉवर्टी के इंक्रीज़ करने का। Next cause of poverty is inflation. Now what is inflation? When there is a steep rise in prices in the economy, prices of goods and services in the economy, or wholesale prices in the economy, it give rise to the problem of inflation. It is called the problem of inflation. When there is steep rise in the prices in the economy, it is called the problem of inflation. अब जब देश में बहुत तेज़ी से वस्तुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो इसका सबसे एडवर्स इफ़ेक्ट उन लोगों पर पड़ता है जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से उनकी मनी इनकम तो सेम रहती है लेकिन उनकी रियल इनकम कम हो जाती है। अब ये मनी इनकम और रियल इनकम का क्या मतलब है? मान लीजिए एक व्यक्ति एक मंथ में 1000 रुपया कमा पाता है, दिस इज़ हिज मनी इनकम। उस 1000 रुपये से वो कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, दिस इज़ कॉल्ड हिज रियल इनकम। मान लो वो 1000 रुपये से सिर्फ 100 वस्तुएं ही खरीद पाता है, 100 यूनिट्स कमोडिटी के खरीद पाता है। और मान लीजिए, मैं एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल यहाँ आपको दे रही हूँ, मान लो सिर्फ वो एक ही चीज़ खरीदता है और वो है गेहूँ, और गेहूँ की प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं 100 रुपीज़ पर केजी कह लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये की इनकम से वो 10 किलो गेहूँ खरीद पाता है। अब अगर देश में कीमतें बढ़ जाएंगी, गेहूँ की कीमत बढ़ रही है, तो वो गेहूँ जो उसे 100 रुपीज़ पर केजी मिल रही थी, अब उसकी प्राइस अगर बढ़कर 150 रुपीज़ पर केजी हो जाती है, तो उस व्यक्ति की इनकम तो 1000 रुपया ही है, उसकी मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उस 1000 रुपये से अब पहले वो 10 किलो गेहूँ खरीद पाता था, वो 10 किलो गेहूँ नहीं खरीद पाएगा,
क्योंकि गेहूं की प्राइस बढ़कर 100 रुपीज़ पर केजी से 150 रुपीज़ पर केजी हो चुकी है, तो अब वो 6 किलो कुछ ग्राम ही गेहूं खरीद पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी इनकम उसकी उतनी ही है, लेकिन रियल इनकम उसकी कम हो जाएगी। रियल इनकम का मतलब है बास्केट ऑफ गुड्स विच अ पर्सन कैन परचेज विद हिज मनी इनकम। तो बास्केट ऑफ गुड्स पहले 10 केजी था, अब बास्केट ऑफ गुड्स में सिर्फ 6 केजी ही गुड्स को वो खरीद पाएगा। यानी जब भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आती है तो लोगों की कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है, लोग कम कंज्यूम कर पाते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, वो कम वस्तुएं खरीद पाते हैं, और इस तरह से पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और जो लोग पहले से पॉवर्टी लाइन में नहीं थे वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। जो लोग पहले अबव पॉवर्टी लाइन थे, हो सकता है कि अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश में लगभग 60% पॉपुलेशन जो है आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। नियर अबाउट 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो कि मॉनसून पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, देयर इज़ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दुर्लभता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, जो पानी है उसकी व्यवस्था हर एक के पास नहीं है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून और रेनफॉल। अगर तो मॉनसून सही समय पर आ गई तो ठीक है, उनकी फसल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर मॉनसून सही समय पर नहीं आती है तो किसान की फसल खराब हो जाती है, जिसके ऊपर वो उस फसल के ऊपर उसका पूरे साल का सबसिस्टेंस लेवल डिपेंड कर रहा था, पूरे साल की उसकी इनकम डिपेंड कर रही थी। अगर वो फसल ख़राब हो जाएगी तो नेचुरली वो किसान जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि किसान जो गांव में रह रहे लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट हैं। अब उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ले सकें, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसान सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट ना हो, अलाइड एक्टिविटीज़ भी साथ में होनी चाहिए। अलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई संबंधित क्रियाएं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई संबंधित क्रियाएं, और वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? लाइक बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, दूध पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, अंडों का काम किया जा सकता है, पोल्ट्री फार्म्स खोले जा सकते हैं, मछली पालन किया जा सकता है, फिशरीज़ का काम कर सकते हैं, शॉपकीपर्स बन सकते हैं, छोटी दुकानदार बन सकते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर है, सेमी कल्चर है। तो इन साथ में संबंधित क्रियाओं में भी किसानों को अपने आप को लगाना चाहिए, और वो इजीली इसमें अपने आप को लगा सकते हैं, क्योंकि फसल के लगने और पकने के बीच में के समय के बीच में एक बहुत बड़ा समय ऐसा होता है जिसमें हमारा किसान बिल्कुल फ्री हो जाता है। फसल लग गई और फसल ने पक कर तैयार होना है, उसके बीच में 3-4 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें किसान बिल्कुल फ्री होता है, खेतों पर कोई काम नहीं होता। तो ऐसे समय में वो अपनी अलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकता है, वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढ सकता है। तो इस तरह से उसका इनकम लेवल भी बढ़ेगा और उसको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ को एनकरेजमेंट सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए।